हेलो दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस IC38 एग्जाम ट्रिक्स का और एक वीडियो आप लोग के लिए। मेरा नाम अभिषेक दे है। मैं पिछले 15-16 साल से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हूँ। मेरे हजारों स्टूडेंट अभी तक लाइफ इंश्योरेंस का बहुतों एग्जाम्स IC38 उनमें से एक है जो क्लियर कर चुके हैं। उनके रिक्वेस्ट से ही ये वीडियो IITA एग्जाम जो देने वाले हैं, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यस, शुरू करने से पहले मैं फिर से बोलूंगा, IC38 किताब वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, लेकिन समय के कारण या किसी दूसरी चीजों के लिए अगर आपके पास उतना समय नहीं मिला और अचानक आप यू डिस्कवर योरसेल्फ दैट टुमारो इज योर एग्जाम या कल आपका एग्जाम है, तब आप क्या करोगे? उसका एक ट्रिक मेरे इस चैनल में आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो लिंक भी शेयर कर दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगा ये 36 जो वर्ड है लाइफ इंश्योरेंस का इन IC38 टॉपिक में, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर दोज हु हैव नेवर वर्कड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, जो इंश्योरेंस के साथ बहुत ज्यादा खबर नहीं रखते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस एग्जाम देने आते हैं, मोस्टली आई हैव सीन देम लिटिल फ्रेशर, जो उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए ये 36 जो वर्ड है, जो अगला 6-7 मिनट में मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ, ये आपको आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर सही लगे, ठीक लगे, तो जरूर लाइक बटन क्लिक कीजिएगा, उसका सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक बेल आइकॉन होता है, इस बेल आइकॉन के भी जरूर आप हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, सो दैट ऐसा टॉपिक में जितना भी वीडियो आने वाला है, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। 36 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर IC38 एग्जाम्स। ये एग्जाम्स, इस एग्जाम में ये 36 वर्ड के अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज रह जाता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है, तो you will get to see 7 to 8 questions which can be answered through your common sense। और कॉमन सेंस कहाँ से आपका डेवलप होगा? अगर ये सब चीजों के ऊपर आपका क्लैरिटी मिल जाए, तो विल बी एबल टू पास द एग्जाम इजीली। पहला चीज है, वर्ड नंबर 1, इंश्योरर। ये इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर इज नथिंग बट इंश्योरेंस कंपनी, एनी इंश्योरेंस कंपनी, LIC हो सकता है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है, जनरल है, लाइफ इंश्योरेंस है, आपको उस इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर बोला जाता है। एजेंट कौन है? एजेंट, या आप लोग एडवाइजर भी आप बोल सकते हो। बेसिकली ये एजेंट क्या काम होता है? इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में जो गैप है, उस गैप को ब्रिज बनाता है। गैप का जो ब्रिज है, उनका नाम है एजेंट, क्योंकि एजेंट ही लेके जाता है पॉलिसीज वगैरह कस्टमर के पास, और कस्टमर को सही पॉलिसी चुनने में हेल्प करता है। प्रोपोजर, पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योर्ड। देखिए, ये तीनों ना नाम एक जैसा आपको लगेगा, लेकिन एक जैसा। प्रोपोजर का मतलब एज द नेम सजेस्ट, आपको अब जान जो प्रपोज कर रहा है इंश्योरेंस में, कस्टमर को प्रपोज करना पड़ता है कि उनके नाम के अगेंस्ट में, उनका जीवन के अगेंस्ट में, व उनके वो प्रपोज करता है कोई जीवन के अगेंस्ट में या कोई एसेट के अगेंस्ट में, उसको बीमा कराना होता है। और इंश्योरेंस कंपनी तय करता है कि ये बीमा वो कर पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए उसको बोला जाता है प्रपोजल। अभी पॉलिसी होल्डर मोरलेस सेम ही है। और इंश्योर्ड, ये क्या है? इंश्योर्ड मतलब मैं शायद पॉलिसी होल्डर हूँ, मैं शायद अपने बीवी के नाम पे मैं कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। मैं शायद मेरे बच्चे के नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस ले सकता हूँ। मैं शायद मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय के नाम पे कर सकता हूँ। तो मैं हो गया पॉलिसी होल्डर। और जिसके जीवन के अगेंस्ट में ये इंश्योरेंस हो रहा है, वो हो गया लाइफ इंश्योर्ड और लाइफ अश्योर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम एश्योर्ड, टर्म PPT, ये भी आप लोग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। सम एश्योर्ड, इसको हिंदी में बीमा राशि भी बोल सकते हो, जो एक लमसम जो बेनिफिट मिलता है एंड ऑफ द पॉलिसी या पॉलिसी डेथ होने के बाद, वो बेसिकली हो जाता है आपका सम एश्योर्ड। टर्म मतलब कितना दिन ये पॉलिसी चलेगा। बहुत सारा पॉलिसी है, 20 साल, 25 साल, 30 साल चलेगा। शायद उसमें से कुछ दिन आपको पैसा देना पड़ा, कुछ दिन आपको वेट करना पड़ा, कुछ दिन आपको पैसा मिलेगा शायद। तो टोटल जो होता है, जितना दिन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवरेज करता है,
उसको बोला जाता है टर्म रिस्क कवरेज। ठीक है। पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म। आपके आपके आप शायद देखे होंगे बहुत सारा प्रोडक्ट में ऐसा है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में शायद 10 साल पैसा देना पड़ेगा, लेकिन पॉलिसी मैच्योर करेगा 20 साल। और इसी 20 साल में अगर कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो एक लमसम दिया जाता है। तो ये 20 साल हो गया आपका टर्म। 10 साल पैसा पेमेंट करना है कस्टमर को, तो ये हो गया आपका प्रीमियम पेइंग टर्म। और ये जो पूरा 10-20 साल में जो एक लमसम एक कवरेज रहता है, मान के चलिए 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 10 करोड़ या 1 करोड़, ये जितना भी अमाउंट है, ये रिस्क अमाउंट है फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, हो गया आपका सम एश्योर्ड। प्रपोजल फॉर्म, ये बहुत सिंपल सा है, कॉमन सेंस से आपको पता चलता है। आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म को फिल अप करना पड़ता है, और उस फॉर्म में बहुत सब एकदम सही डिटेल्स देना पड़ता है कस्टमर को। और वो फॉर्म पढ़ने के बाद इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति के नाम पे या इस चीजों के ऊपर ये इंश्योरेंस दिया जाएगा कि नहीं। मैच्योरिटी, ये लंबा पॉलिसी होता है, मैं आपको एग्जांपल दिया। तो ये जितना दिन बाद, मतलब 20 साल वेट करने के बाद ये पॉलिसी मैच्योर कर जाता है, मतलब पॉलिसी खत्म हो जाता है। और उस दिन शायद एक लमसम मिले, या उस दिन हो सकता है उस दिन तक मैं कवरेज लूंगा, ये भी हो सकता है। तो जितना दिन पॉलिसी चलेगा, लास्ट डे वो आता है मैच्योरिटी। डेथ बेनिफिट, as the name suggests, लाइफ इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के जिसके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है, उनको मरने के बाद या तो नॉमिनी या तो पॉलिसी होल्डर को पास एक मॉनेटरी बेनिफिट जाता है। मान के चलिए, एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं 10 लाख का एक पॉलिसी का कवरेज लिया मेरे नाम पे, मेरे मरने के बाद मेरे नॉमिनी को, अगर मैं उस टर्म के अंदर मेरा डेथ हो जाता है, तो मेरे नॉमिनी के पास ये 20 लाख रुपया चला आएगा। प्रीमियम, प्रीमियम को लीगल टर्म्स में कंसिडरेशन भी बोला जाता है। इट इज नथिंग बट, ये पूरा कवरेज मिलने के लिए मुझे कितना पैसा पे करना है, प्राइस क्या है उस पॉलिसी का, जो हर साल मुझे देना पड़ता है। दिस इज नथिंग बट कंसिडरेशन या प्रीमियम। ये कंसिडरेशन शब्द थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। रिस्क, रिस्क, ये तो आप जानते ही होंगे। रिस्क मतलब एक सिचुएशन हो सकता है जो डेंजर को या एक नेगेटिव आउटकम को बयां करता है। जैसे लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, एक्सीडेंट होता है, हो सकता है, इलनेस हो सकता है, या कोई लॉस ऑफ मनी हो सकता है, ये सब चीज। पेरिल, पेरिल मतलब एक प्राकृतिक एक एक इवेंट या सरकमस्टेंस जहां पे ह्यूज प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, जैसे बाढ़ आ गया, या आपका फायर हो गया, या वैंडलिज्म हो गया, जहाँ पे एंटायर उस एरिया, टोटल एरिया, जहाँ पे एक साथ उसके ऊपर बहुत सारा लॉस हो सकता है। राइट। तो ये हो गया पेरिल। जैसे हम लोग यहाँ पे है और भूकंप आ गया है टर्की में या सीरिया में, तो इट्स नथिंग बट एग्जांपल ऑफ पेरिल। हज़ार्ड मतलब ऐसा कोई कंडीशन या ऐसा कोई मेरा हैबिट है, या मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ जो रिस्क को बढ़ाता है। जैसे ये फिजिकल भी हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है, मोरल भी हो सकता है। जैसे शायद फिजिकल मतलब मैं शायद मेरा काम है थोड़ा रिस्की, या मेरा कुछ हैबिट है या हॉबी है, शायद मेरा हॉबी है माउंटेनियरिंग, जो जो रिस्क रिस्क राइट लाइफ रिस्क हो जाता है, या मेरा मैं ऐसी एक जगह पे मेरा कुछ हैबिट है, जैसे मैं ड्रिंकिंग हैबिट है या स्मोकिंग हैबिट है। सो दिस इज नथिंग बट, ये क्या करता है कि ये रिस्क का प्रोपोर्शन को और बढ़ा देता है। तो उसी के साथ साथ 12 नंबर पॉइंट थोड़ा गौर कीजिएगा, उसको बोला जाता है अंडर राइटर या अंडर राइटिंग। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस कंपनी में, जो आपका फॉर्म में जो जो आपने लिखा है, उसके आधार में, मैंने बोला था इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करता है। वो क्या कैसे डिसाइड करता है? इंश्योरेंस कंपनी का ये जो डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट, और उसमें जो काम करता है जो अंडर राइटर, वो दो हिसाब से देखता है कि इसमें रिस्क कितना है। तो से फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा ऑलरेडी किसी का एक एक भयंकर बीमारी है, से फॉर एग्जाम्पल कैंसर के, तो कैन आई टेक लाइफ इंश्योरेंस ऑन हिज? आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी ये तो अ, उसका उसका तबीयत बहुत खराब है। तो ये रिस्क असेस करता है अपना कस्टमर, अब अपना अंडरराइटर, राइट। और अंडरराइटर और भी देखता है कि ये तो पॉलिसी ले लिया, तो ये पॉलिसी लेने का लायक है। मान के चलिए किसी का इनकम है 50,000 सालाना,
उसको अगर 1 लाख रुपया का इंश्योरेंस देना है तो क्यों देना है? क्या जरूरत है उसको? कैसे वो प्रीमियम पे करेगा अगला साल? तो ये सब चीज अंडरराइटिंग टीम तय करता है और इसको असेस करता है। ये रिस्क असेस वाला स्टेटमेंट थोड़ा याद रखिएगा। एग्जाम में रिस्क असेसर ये शब्द आता है, ये फ्रेज आता है। चलिए, राइडर। राइडर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज सम एक्स्ट्रा बेनिफिट which can be associated with the policy। जैसे हो सकता है कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप कोई खरीदा, उसके साथ उसमें तो नॉर्मली डेथ बेनिफिट होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा तो कंपनी बोलता है थोड़ा और बेनिफिट आपको दे देंगे। जैसे नॉर्मली किसी का अगर डेथ होता है तो 10 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन अगर टर्म राइडर है तो एक्स्ट्रा और 5 लाख आप कर सकते हो। या एक्सीडेंट में अगर कोई किसी का डेथ होता है तो और आपको एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। या चलिए डेथ नहीं हुआ, कभी-कभी डिसीज़ भी हो सकता है, जैसे क्रिटिकल इलनेस हो सकता है, कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी ट्रांसफर, बहुत सारा क्रिटिकल इलनेस हो सकता है, तो उसमें भी कस्टमर को पैसा मिलने का एक एक प्रोविज़न रखता है, जो राइडर से हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर, ये नाम भी आपका एग्ज़ाम शीट में को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेटर मतलब जो, इसको क्लेम इन्वेस्टिगेटर भी आप बोल सकते हो। क्लेम तो मैं कर दिया, अभी क्लेम मैं सही किया, नहीं किया, जब मैं फॉर्म लिख रहा था, मैं कोई क्या झूठ बोला था, क्या नहीं बोला था, ये पूरा चीज़ जो जो इन्वेस्टिगेट करता है, एकदम आप सही पकड़े हो, आपने बहुत सारा डिटेक्टिव फ़िल्म देखे होंगे, वो होता है इंश्योरेंस कंपनी का डिटेक्टिव, जो जो पता करता है कि मैंने जो बोला था इंश्योरेंस लेने के टाइम में, वो क्या सही-सही बोले थे क्या नहीं। एंड इंश्योरेंस क्लेम इज़ अ क्लेम क्लेम भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम ये क्या होता है? इंश्योरेंस क्लेम इज़ फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो अगर मेरा डेथ हो जाता है तो मेरा नॉमिनी इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो क्लेम करना पड़ता है। कौन क्लेम करेगा? नॉमिनी क्लेम करेगा कि मेरा डेथ हो गया है, मेरा मेरे लाइफ इंश्योरेंस का, तो मुझे पैसा चाहिए। या मैं कोई जनरल इंश्योरेंस लिया, शायद मेरे हाथ में बहुत कीमती एक हीरे का अंगूठी है, तो वो शायद मैं खो दिया या मेरा चोरी हो गया। तो इसके लिए मुझे क्लेम करना पड़ेगा, तभी तो जाके इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आएगा। तब इन्वेस्टिगेटर आएगा, देखेगा, जाँच-पड़ताल होगा और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। अगर हम लोग एकदम सही है तो इंश्योरेंस कंपनी ज़रूर क्लेम देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, हम लोग डेथ बेनिफिट के बारे में बात किए, राइडर के बारे में बात किए, अभी आता है री-इंश्योरेंस। री-इंश्योरेंस भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये ना री-इंश्योरेंस एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसको इन जो होता है इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी। क्या बोला मैंने? तो मान के चलिए इंश्योरेंस कंपनी का भी एक रिस्क लेने का एक कैपेसिटी है। ये मान के चलिए किसी का अचानक से किसी का अगर इंश्योरेंस कंपनी को 25 करोड़ का एक कवरेज लेना है। शायद इंश्योरेंस कंपनी सोच रहा है यार 12 करोड़ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा लेट मी ट्रांसफर दिस एंटायर रिस्क टू सम अदर कंपनी। तो बहुत सारा एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ, स्विस री, ये सब कंपनी है जो शायद हमारा जीआईसी भी है, जो री-इंश्योरेंस कंपनी है, जो ये एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए और एक इंश्योरेंस कंपनी है जो उनका रिस्क उठाता है। आईएटी आप लोग को तो पता ही होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट्स बेसिकली एपेक्स बॉडी। जैसे हर एक क्षेत्र में कोई एक एपेक्स बॉडी रहता है जो रेगुलेट करता है इंडस्ट्री। तो जैसे बैंक का आरबीआई हो गया, जैसे सेबी है, वैसे ही आईआरडीए है जो इंश्योरेंस कंपनी का कंट्रोलर है या रेगुलेटर है, जो कस्टमर का देखते हैं, कस्टमर के हिसाब से कस्टमर का जितना भी सही हो रहा है कि नहीं, एवरीथिंग आपका प्रोडक्ट सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, कोई कंपनी, बहुत सारा पैसे का मामला है यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस। तो कोई गवर्निंग बॉडी होना चाहिए, इसीलिए ये आईआरडीए एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओम्बड्समैन, ये लोकपाल भी आप लोग बोल सकते हो। ओम्बड्समैन इट्स अगेन एक बॉडी ऐसा है, क्रिएट किया है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट का अमाउंट अगर लेस देन 20 लाख के होता है, तो आप और ओम्बड्समैन में ये अब बेसिकली वो क्या करते हैं, मीडिएटर बनता है और इंश्योरेंस कंपनी और जो कस्टमर है, इनके बीच एक एक समझौता कराता है, मीडिएट कराता है और जितना भी डिस्प्यूट है उसको रेज़ोल्यूशन देता है। 17 ओम्बड्समैन ऑफिसेस हैं। इसके साथ-साथ आप जान लीजिए कंज्यूमर फोरम, यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 टाइप का 3 टाइप का आपका कंज्यूमर फोरम मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, 20 लाख के
नीचे या 20 लाख तक अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे। 20 लाख से 1 करोड़ तो स्टेट फोरम, और 1 करोड़ से ज़्यादा सेंट्रल में अगर है तो वो जाएगा आपका कंज्यूमर फोरम, सेंट्रल लेवल का कंज्यूमर फोरम, और रिटर्न एप्लीकेशन से आपको चीज़ें आगे बढ़ेगी। और एक चीज़ है, आईआईटी हैज़ स्टार्टेड दिस इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, सिमिलर है, ये भी मॉनिटर करता है। किसी भी कस्टमर का ग्रीवेंस है, अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो this particular body comes in between and try to settle the issue। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेस पीरियड। आपका पॉलिसी शायद मैंने लिया है, लेकिन सेकंड प्रीमियम मैंने नहीं डाला। शायद आज आज मेरा डेट है 12 फरवरी, मैंने मुझे ये पॉलिसी लिए थे, अगला साल 12 फरवरी में मुझे देना पड़ेगा, लेकिन मैंने नहीं दिया। तब भी मेरा ये रिस्क चलेगा, कितना दिन चलेगा? 1 महीना। नॉर्मल केस में अगर मंथली पॉलिसी है तो 15 दिन, और नॉर्मली 1 महीना चलता है, इसको ग्रेस पीरियड बोलता है। इसी बीच अगर मैं प्रीमियम नहीं दिया, लेकिन मेरा डेथ हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीमियम 1 साल का प्रीमियम काट के जितना भी मेरा डेथ बेनिफिट है, वो मेरा नॉमिनी के पास चला जाएगा। याद रखिएगा, जिस प्रीमियम अनड्यू है, उसको काट के ही क्लेम आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। लैप्स, लैप्स मतलब ग्रेस पीरियड चला गया, तभी भी मैं प्रीमियम नहीं दिया। ग्रेस पीरियड चला गया, अगला जो प्रीमियम है, रिन्यूअल प्रीमियम है, वो मैंने नहीं दिया, नहीं डाला, तो पॉलिसी लैप्स हो गया। लैप्स होने का मतलब मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर इसी बीच में मेरा डेथ होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू गिव मी क्लेम्स। सरेंडर, मैं बीच में ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला अभी 15 साल, 20 साल, 25 साल का होता है, लेकिन बीच में अगर कोई आता है और उसको ब्रेक करने का कोशिश करता है, तो ये जो पूरा प्रोसीडियर है, ब्रेकिंग द पॉलिसी एंड गेटिंग दैट, उस समय जो प्राइस है, तो उसको बोला जाता है सरेंडर। हाँ, थोड़ा ट्रेडिशनल पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी में सरेंडर का नॉर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, बट जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप समझ लीजिए, अगर मैं पॉलिसी इन बिटवीन ब्रेक करता हूँ, उसको बोला जाता है सरेंडर। केवाईसी बेसिकली नोइंग, नो योर कस्टमर, आपका कस्टमर का नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास रहना चाहिए। रिवाइवल, लैप्स, जैसे मैंने बोला लैप्स हो गया था, लेकिन अभी मुझे अपने पॉलिसी को रिवाइव करना है। मुझे अपना पॉलिसी को रिवाइव करना है, तो मैं क्या करूंगा, शायद 2 महीना बाद, 1 महीना बाद मैं आऊंगा और पॉलिसी को दूंगा। शायद मुझे कुछ इंटरेस्ट देना पड़े। अगर 6 महीना के बाद, तो शायद मुझे मेडिकल कराना पड़ेगा, हो सकता है अपने कॉस्ट से। ये थोड़ा याद रखिएगा, अपने कस्टमर का कॉस्ट से मेडिकल करा के फिर से पॉलिसी रिस्टार्ट हो सकता है। रिवाइवल मतलब रिस्टार्ट, जैसे कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, वैसे अपना अपना पॉलिसी भी रिस्टार्ट होगा, प्रोवाइडेड उस समय अगर आपका फिजिकल कंडीशन या नॉर्मली जो पॉलिसी लेते वक्त जो कंडीशन अंडरराइटर देखते हैं वो सही है। तो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इस पे आता है। जब भी कोई पॉलिसी इशू होता है, पहला तो मैं पॉलिसी पेमेंट कर दिया, लेकिन जब तक इशू नहीं होगा तब तक इंश्योरेंस कंपनी रिसिप्ट नहीं देगा। तो इश्योरेंस के बाद ही पहला जो इश्योरेंस जो रिसिप्ट होगा, उसको बोला जाता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। ये फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। नॉमिनी नॉमिनेशन मतलब, इतना बार मैंने बोला नॉमिनी के बाद, शायद नॉमिनी का डेफिनेशन और एक बार मैं बोल रहा हूँ। कोई भी पॉलिसी अगर लेता है जहाँ पे मैं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद ये पैसा किसको मिलेगा, तो मैं किसी को, मुझे नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये ज्यादातर अपना आपका 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 लीगल एयर हो सकता है, जैसे जैसे वाइफ हुआ, पत्नी हुआ, अपना बेटा बेटी हुआ, या पेरेंट्स हुआ, इस टाइप से ही चलता है। इसके अलावा भी हो सकता है, वो शायद एडवांस लेसन में हम लोग देखेंगे। तो दिस इज द टॉप 24। उसके बाद आता है पॉलिसी बॉन्ड। पॉलिसी बॉन्ड मतलब ये पॉलिसी का दस्तावेज है या प्रूफ है, जहाँ पे ना जितना भी कंडीशन, रूल्स वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। वहाँ पे जरूर ना ये क्वेश्चन आता है ओम्बड्समैन रिलेटेड, वहाँ पे ओम्बड्समैन का, नियरेस्ट ओम्बड्समैन ऑफिस का एड्रेस भी वहाँ पे लिखा रहेगा। ग्रीवेंस रिटर्न सिस्टम के बारे में ठीक से लिखा रहेगा, जहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है। वो होता है पॉलिसी बॉन्ड। इट्स अ प्रूफ ऑफ योर पॉलिसी। असाइनमेंट, बेसिकली असाइनमेंट मतलब पॉलिसी एक प्रॉपर्टी है, जैसे किसी के नाम पे घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, उसी हिसाब से पॉलिसी भी किसी के नाम, किसी का एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे मैं प्रॉपर्टी की, सिंस इट्स अ प्रॉपर्टी, सो आई कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो आई कैन ट्रांसफर द राइट, ये राइट ट्रांसफर बोला जाता है। शायद मैं कहीं लोन लिया, तो इसी अगेंस्ट में मैं पॉलिसी को उनके नाम पे
पॉलिसी का जो राइट है उनके नाम पे मैं असाइन कर सकता हूँ, मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे मैंने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे लीगल एग्रीमेंट किसके साथ किसका हो रहा है? पॉलिसी होल्डर के साथ इंश्योरेंस कंपनी का। और सिंस इनसे लीगल एग्रीमेंट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर कोई भी कुछ काम ना करे तो दोनों के पास ही ये राइट है कोर्ट में जाने का। लियन, कभी-कभी ये क्वेश्चन भी आता है इसलिए मैंने दिया लियन। ये ना सम एक्स्ट्रा नॉर्म्स होता है। जैसे मतलब कोई पॉलिसी में लिखा रहेगा नॉर्मली तो डेथ बेनिफिट में पैसा मिलेगा, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर अगर डेथ होता है तो शायद कुछ पोर्शन काट दिया जाएगा। तो ये सब कुछ लिखा रहेगा। लियन मतलब एक्स्ट्रा सम एक्स्ट्रा नॉर्म्स जो लिखा रहेगा। उसके बाद अ, अगला 2 बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन तो ये दोनों पॉइंट से आपका आएगा। पहला है 29 नंबर पॉइंट, वो है एटमॉस्ट गुड फेथ। ये ना ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट से अलग अलग लेवल में लेके जाता है और डिफरेंस वही है, एटमॉस्ट गुड फेथ। तो जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी और जिसके नाम पे पॉलिसी होल्डर जो है, वो पूरा चीज जिसके नाम पे इंश्योरेंस ले रहे हैं हम लोग, उसके उसके बारे में जितना भी फैक्ट्स है, फैक्ट्स फिगर्स है, उनको बयां करना पड़ेगा। और कहाँ पे बयां करना पड़ेगा? वो फॉर्म में बयां करना पड़ेगा। और उसमें से कुछ भी जो भी है, बोथ द पार्टी विल थिंक दे, जहाँ पे जो लिखा है एकदम सही लिखा है, और उसके आधार में पूरा बॉन्ड बनेगा, पूरा पॉलिसी बनेगा। इंश्योरेंस इंटरेस्ट, मैं किसी के नाम पे तभी इंश्योरेंस ले सकता हूँ जब मेरे साथ उसका फाइनेंशियल और लीगल डिपेंडेबिलिटी है। जैसे मैं मेरे वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस ले सकता हूँ, किसी दूसरे की वाइफ के बारे में नहीं ले सकता क्योंकि ये रिलेशनशिप लीगल नहीं है, फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी नहीं है। तो जहां मैं देखूंगा दो चीज, फाइनेंशियल एज वेल एज लीगल, वो दो चीज अगर होगा तो डेफिनेटली मैं इंश्योरेंस कंप्लाई करेगा, और इंश्योरेंस इंटरेस्ट अगर है तब आपको इंश्योरेंस डेफिनेटली मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ह्यूमन लाइफ वैल्यू आप शायद सुने होंगे, एचएलवी। बेसिकली ये एक ना एक अमाउंट होता है, आइडियल लाइफ कवर। मतलब मेरे जीवन का एक वैल्यू होगा, वही वही चीज अगर मैं अदानी जी के साथ बात करूं, मेरा और अदानी जी का लाइफ का वैल्यू दोनों अलग अलग होगा। ये डिपेंड करेगा मेरा इनकम कितना है, कैसा मेरा इनकम है, मेरा 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 जिंदगी में कितना साल बचा हुआ है, सबके आधार में उसी हिसाब से मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, मेरा लायबिलिटी कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, सबके ऊपर ये करके फैक्टराइज करके मेरे जीवन का एक मैथमेटिकल वैल्यू निकलेगा। तो वो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। टर्म इंश्योरेंस, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आता है। टर्म इंश्योरेंस और रेगुलर नॉर्मल इंश्योरेंस का एक ही डिफरेंस है। टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ मरने में, और एक बार मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मरने में पैसा आपको मिलेगा, और और जिंदा रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इंश्योरेंस सिर्फ डेथ बेनिफिट को कवर करता है। माइक्रो इंश्योरेंस कभी कभी एक दो क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है। ये बेसिकली थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास के लिए या प्रॉपर्टी, जहाँ पे थोड़ा बीपीएल लोगों के लिए इंश्योरेंस है, जहाँ पे मिनिमम सम एश्योर्ड शुरू होता है 5,000 से, वीकली प्रीमियम अलाउड है, तो इसको माइक्रो इंश्योरेंस बोला जाता है। ग्रुप पॉलिसी, बेसिकली जब कोई पॉलिसी इंडिविजुअल लेवल में नहीं, कोई कोई एक बॉडी रजिस्टर्ड ग्रुप या गवर्निंग बॉडी लेता है, जहाँ पे मिनिमम मेंबर्स होता है 25, उसी हिसाब से एक साथ ने पॉलिसी लिया और उसी हिसाब से ये पॉलिसी चलता रहे। तो नॉर्मली ग्रुप पॉलिसी थोड़ा सा इंडिविजुअल पॉलिसी से काफी सस्ता होता है। 36 लास्ट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये है फ्री लुक और कूलिंग ऑफ पीरियड। ये 15 दिन ना मेरे पास टाइम रहता है। आफ्टर रिसीविंग द बॉन्ड, customer can come to the insurance company and if they want they can cancel it। तो ये इसको बोला जाता है फ्री लुक पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड। जो इंश्योरेंस का कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, अर्चना है, जहाँ पे अगर आपको लगता है कोई भी एजेंट या एडवाइजर या स्पेसिफाइड पर्सन अगर कुछ गलत बोला, तो कस्टमर के पास ये ऑप्शन है कि कस्टमर कैन ऑलवेज कम एंड कैंसिल द पॉलिसी। सो मैं हर बार बोलता हूँ एक ही चीज, इस एग्जाम को पास करने के लिए इंफॉर्मेशन तो जरूरी है, इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या बयां कर रहा है? आपको अगर लगता है आप पास करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। लेकिन आपको अगर लग रहा है यार फिर से ये पढ़ना है, सुनना है, जानना है, तब थोड़ा मुश्किल होगा, कठिनाई आएगा, चैलेंज आएगा। बट आई एम श्योर you all have a fantastic mindset, I would say growth mindset, डेफिनेटली आप पास कर जाओगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।